हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का टॉपिक आज हम करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपरावर्तन। रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ रखा है कि जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड होती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है ना। हिंदी में अपरावर्तन हमने पढ़ा हुआ है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या तो वह विलंब की तरफ झुक जाती है या विलंब से दूर भाग जाती है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ड एक लग गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में जो अपरावर्तन वायुमंडल की वजह से हो रहा है उसको हम वायुमंडलीय अपरावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लो अर्थ है, पृथ्वी के चारों तरफ ये मान लो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो इतना समझ लो कि जो एटमॉस्फेयर है वो डेंसर मीडियम है और एटमॉस्फेयर के जैसे हम बाहर निकलते हैं तो वो रेयर मीडियम है। हिंदी में वायुमंडल जो है पूरा सघन माध्यम है, वायुमंडल से जैसे हम बाहर निकलेंगे तो वो विरल माध्यम होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर लाइट आती है तो क्या होगी, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, झुकती चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें दो तीन टॉपिक है, जैसे कि अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, हिंदी में मतलब कि तारा की आभासी स्थिति, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार है वो एटमॉस्फेयर से बाहर मतलब स्पेस पर कहीं पर भी है, जो हमें दिख रहा है वो उसकी अपेरेंट पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन कुछ और है। कैसे, देखो मान लो यही है डायग्राम, ठीक। यहां मान लो स्टार है एक, वहां से लाइट आएगी तो क्या हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम मतलब स्पेस से अब हमारे उसमें एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में। तो मैंने बताया था कि जब स्पेस से लाइट हमारे उसमें आएगी एटमॉस्फेयर में तो मतलब वो रेयर से डेंसर आ रही है। ये जो बाहर मीडियम है वो रेयर मीडियम है और अंदर का मीडियम डेंसर है। हिंदी में जो बाहर का माध्यम है वो विरल माध्यम है और अंदर वाला सघन माध्यम है, ठीक है। अब क्या होगा, ये बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। जब यहां से हम देखेंगे तो हमें स्टार दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गई, है कहाँ स्टार, यहाँ पर, और दिख कहाँ रहा है हमें, यहाँ पर। तो ये होता है तारा की जो है आभासी स्थिति है। कौन सी स्थिति है, आभासी स्थिति। आभासी स्थिति मतलब कि जो अपरावर्तन होने के कारण हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी के कारण एक वर्ड आता है, मतलब एक वर्ड कह रहा हूं, टर्म आती है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। हिंदी में अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। मतलब जो सूर्योदय होता है ना उसके 2 मिनट पहले ही हमें सूरज दिखाई दे जाता है और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। जो सन है ना वो सनराइज अभी हुआ नहीं है लेकिन उसके 2 मिनट पहले से हमें सन दिखाई देने लग जाता है। सनसेट हो चुका है लेकिन उसके 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखाई देता है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से, वायुमंडलीय अपरावर्तन की वजह से। देखो कैसे भी बताता हूं, इसको डायग्राम को यहीं मिटा देता हूं अभी। देखो जब सनराइज और सनसेट होता है तो ये होता है होरिजन, है ना। यहां मान लो सन अभी राइज हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां से लाइट आएगी और ये देख लो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। ये अभिलंब है, ये क्या होगा, विलंब की तरफ झुक जाएगी। जब यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे तो सन हमें दिखेगा यहाँ पर।
अभी सनराइज हुआ नहीं है लेकिन हमें सन दिखाई दे रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसे ही सेम कहानी है उसके साथ, सनसेट हो, मान लो इधर हो गया सूर्यास्त, लाइट गई, वही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम नॉर्मल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की तरफ झुक गई, इसको बनाया आगे तक तो ये हो गया। सनसेट हो चुका है लेकिन उसके बाद तक हमें सन दिखाई दे रहा है, सूर्यास्त हो चुका है लेकिन उसके बाद भी उसके पश्चात हमें सूर्य दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलते हैं किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, वायुमंडलीय अपरावर्तन की वजह से। ठीक है, एक वर्ड आता है ट्विंकलिंग इफेक्ट वाला, ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार, मतलब तारा टिमटिमाता क्यों है। उसका भी कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ है ना, हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसका जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो उसकी जो फिजिकल कंडीशन है ना ग्रेजुअली चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उसी तारे से कभी रोशनी ज़्यादा आती है हमारी आंखों में, कभी उसी तारे से रोशनी अब कभी क्या आती है, कम आती है, तो इसीलिए वो हमें ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। उसका भी रीज़न क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है ना। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अभी इसमें ही मैं अभी आपको बताऊंगा, इसी चैप्टर का आखिरी टॉपिक है स्कैटरिंग इफेक्ट, मतलब प्रकाश का परिखंडन, मतलब तार जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, उसके फैलने के क्या क्या रूल्स हैं, कि हमें आसमान नीला क्यों दिखता है, एस्ट्रोनॉट को आसमान काला क्यों दिखता है ना, हम डेंजर के साइन लाल रंग के क्यों बनाते हैं, ये सब चीज़ें तो वो भी मैं बताऊँगा। इसको नोट कर लो जब तक, ठीक है। अब मैं इसी में बता ही देता हूँ आपको। देखो स्कैटरिंग इफेक्ट, ऑफ लाइट, हिंदी में प्रकाश का प्रतिकरण। देखो इसमें दो चीजें हैं, पहली चीज वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरी चीज टिंडल इफेक्ट पे डिपेंड करता है। हिंदी में पहला है प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होती है उस पर निर्भर करेगा, दूसरा टिंडल प्रभाव पे करेगा। स्कैटरिंग इफेक्ट का पहले हम देखते हैं वेवलेंथ, याद रखना स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परिखंडन, प्रकाश का परिखंडन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, मतलब प्रकाश के उसके क्या नाम है तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि वेवलेंथ अगर ज्यादा होती है तो स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी, अगर वेवलेंथ है कम तो स्कैटर होगा ज्यादा। हिंदी में तरंग दैर्घ्य अगर ज्यादा है तो परिखंडन कम होगा, अगर वेवलेंथ कम है तो परिखंडन ज्यादा होगा। उदाहरण के तौर पर मान लो कि रेड की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है और वॉयलेट, ब्लू या ऑरेंज कुछ भी है उनकी वेवलेंथ क्या है, कम है। ठीक है, इसी वजह से डेंजर साइन जितने भी होते हैं वो रेड कलर के बने होते हैं, खतरे के निशान जितने भी होते हैं वो लाल रंग के बने होते हैं। क्यों लाल रंग के लिए बने होते हैं? लाल रंग के बनने होने का कारण क्या है? उसमें लाल रंग का वो इसलिए बना है, एक मिनट सॉरी वो थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए, बच्चों के पेरेंट्स आए थे इंक्वायरी के लिए, 10वीं के पेपर 15 दिन बाद है, अब जा गए हैं वो। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था कि खतरे के निशान जो होते हैं वो लाल रंग के बने होते हैं, जितने भी होते हैं वो इसलिए बने होते हैं क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि मान लो कि सर्दियों का दिन है, फोग है ना, एकदम कोहरा हो रखा है, फिर भी हमें वो जो लाल रंग ना वो अच्छे से दिखाई देता है, वो फैलता नहीं है। और हमेशा नोट रखना जो भी गाड़ियाँ होती है, जितनी 4 व्हीलर्स हो गए, 2 व्हीलर्स हो गए, 3 व्हीलर्स कुछ भी हो गए, उनकी जो बैक लाइट होती है वो हमेशा ब्रेक से कनेक्ट होती है।
ठीक है, वो ब्रेक से इसलिए कनेक्ट होती है। और वो जो बैकलाइट होती है रेड कलर की होती है कि ताकि हम ब्रेक लगाएं पीछे वाली लाइट जल जाए तो जो उसके पीछे जो गाड़ी होगी ना वो समझ जाए कि हाँ भाई सामने वाली गाड़ी की क्या ब्रेक लगी है। ठीक है, तो रेड लाइट बहुत जगह ऐसे काम आता है, रेड कलर जो होता है। ठीक, ये इसका हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। और इसमें और क्या हो सकता है, हाँ सनसेट और सनराइज वाला, कि जब मान लो ये अर्थ है और यहाँ पे सन है, ठीक, अब सन जब राइज करे या सन सेट करे, मतलब सूर्य उदय हो या सूर्यास्त, इस टाइम पर जो सूरज हमें थोड़ा रेडिश दिखता है या कभी कभी ऑरेंज कलर का दिखता है ना। और जब एकदम दोपहर हो, दोपहर के टाइम सूरज एकदम क्या दिखता है, व्हाइट कलर का। ऐसा क्यों होता है, देखो जब सन सेट या सनराइज होता है ना तो जो सन है ना वो हॉरिजन पर होता है, यहाँ से उसको डिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो बीच में जिन जिनकी वेवलेंथ कम होती है ना वो कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, स्कैटर हो जाएंगे। एंड में कौन सा रंग पहुंचता है हमारे पास, रेड कलर। इसीलिए हमें सूरज कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। और मेरे से किसी ने मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो में किसी ने कमेंट में मेरे से पूछा भी था ये कि सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन होता है वो रेड क्यों दिखता है। वो इसी वजह से दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश के परिकर्णन की वजह से, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, और सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, सिर्फ रेड कलर स्कैटर नहीं होता, इसीलिए हमें सन कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। सनराइज और सनसेट दोनों का बताया मैंने, सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों का बताया। ठीक है, और अब टिंडल इफेक्ट करते हैं इसी में, इसको नोट कर लो जब तक। देखो टिंडल इफेक्ट हिंदी में बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ये हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, 9th में भी था ये। टिंडल प्रभाव, देखो इसमें क्या होता है। टिंडल प्रभाव होता है कि जैसे मान लो कि अंधेरा कमरा है ना, उसमें कोई भी एक होल हो रखा हो, वहां से रोशनी आएगी। उस रोशनी में हम देखेंगे छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं। ठीक, या कोई घना जंगल है एकदम अंधेरा उसमें, और वहां से सूरज की रोशनी आ रही है, कहीं पत्तों के बीचों में से आ रही है और एकदम लाइट दिख रही है, उसमें हम देखते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव में 3 तरह के पार्टिकल्स मान लो साइज के हिसाब से। एक होता है स्मॉल साइज या फाइन पार्टिकल्स कह लो, पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से। एक होता है मीडियम और एक होता है लार्ज। ठीक है, फाइन पार्टिकल मतलब छोटा, मीडियम मतलब मान लो मध्यम, मध्यम, और लार्ज मतलब बड़ा। ठीक है, जो फाइन पार्टिकल्स होता है वो ज़्यादातर ब्लू कलर को स्कैटर करता है। ठीक, मीडियम साइज वाला रेड, और लार्ज पार्टिकल वाला स्कैटर करता ही नहीं है, परिकर्णन करता ही नहीं है। तो स्कैटर मत लिखो, सीधा लिख दो व्हाइट का व्हाइट। ठीक है, हिंदी में ब्लू को नीला, लाल, सफ़ेद। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब हमें आसमान नीला दिखता है ना, वो भी दिन के टाइम, रात को तो नहीं दिखता। दिन के टाइम क्यों दिखता है नीला, ध्यान से सुनना। आसमान का जो एक्चुअल कलर है वो है ब्लैक कलर। ठीक है, लेकिन हमारे अर्थ के आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं छोटे छोटे, और बहुत सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक, तो जब सन की रोशनी आती है ना तो फाइन पार्टिकल्स किसको ज़्यादा स्कैटर करेंगे, ब्लू कलर को। तो इसलिए हमें आसमान कैसा दिखता है, नीले रंग का दिखता है। ठीक है, वही रात हो जाएगी, रात हो जाएगी तो सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त मतलब सनसेट हो चुका है, उसके बाद कोई वाइट लाइट नहीं, कोई सन की लाइट नहीं, तो जो एक्चुअल कलर है वही दिखाई देता है। एस्ट्रोनॉट को आसमान काला क्यों दिखता है, जब एस्ट्रोनॉट बाहर निकलता है स्पेस में तो मतलब उसने क्या करा, अर्थ का एटमॉस्फेयर पार कर दिया, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको पार कर दिया। अब वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई फाइन पार्टिकल्स नहीं है, तो जो एक्चुअल कलर है आसमान का वही दिखाई देता है। ठीक है, अब आ जाओ मीडियम में। मीडियम में सिर्फ लाल रंग स्कैटर होगा। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ होती है ज़्यादा। और जो बड़ा पार्टिकल्स है, जैसे कि अभी जैसे आसमान साफ है उसमें बादल दिखेंगे, बादल दिखते हैं ना सफ़ेद सफ़ेद रंग के। सफ़ेद रंग के क्यों दिखते हैं, क्योंकि बादलों के अंदर होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें, जो किस पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, लार्ज पार्टिकल।
बड़े कण की तरह बिहेव करती है। तो जब उसमें सन की लाइट पड़ती है तो किसी भी प्रकार का स्कैटरिंग नहीं होता है, जो एक्चुअल कलर होता है वही दिखाई देता है। तो वाइट का वाइट दिखाई देगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन की जरूरत इसी में से ही, जैसे मैंने इससे पहले वाला बताया था, है ना, जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेवलेंथ की इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, वो हो गया। टिंडल इफेक्ट हो गया। इससे पहले मैंने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बताया। ये 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक पे कम से कम 9-10 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो उन 9-10 क्वेश्चंस को याद करने से अच्छा है कि क्यों ना इन तीनों टॉपिक को समझ लिया जाए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है ना, हिंदी में वायुमंडल अपरावर्तन क्या होता है, और टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। ये 2-3 टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आ जाते हैं ना आपको, तो आपको वो क्वेश्चन आंसर याद करने के बजाय समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये रीज़न होता है, इसकी वजह से ये कलर दिखाई देता है, इसकी वजह से ये कलर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इन्हें समझ लेना। और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। 11 चैप्टर और 10 चैप्टर यहाँ पे हो गया ख़त्म, ठीक। और कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक में हो या जो भी मेरे ख्याल से 5-6 वीडियो डाल चुका हूँ, किसी भी टॉपिक पे हो तो मेरे से डाउट पूछ लेना। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।